नमस्कार, शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे सियासत की, जो रोजाना करते भी हैं, लेकिन सियासत या गिरता सियासी पारा क्या इसे कहे या फिर इसकी गिरावट कहे, वो इसीलिए क्योंकि राजनीति में वार पलटवार होना, शब्दों के बाण छोड़ना आम सी बात है। लेकिन क्या हो जब ये शब्दों के बाण इतने अपमानजनक हो जाए कि आपको शर्मसार तक कर दे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पर आतंकवादी कहकर प्रहार करना, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पलटवार करना किस तरीके से सियासी पारे को बढ़ा चुका है, आज इसी पर करेंगे हम सीधी बात। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द कहे आतंकवादी जैसे। मोदी he is a terrorist and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice, and these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपने सुना। अब जाहिर सी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है तो उस पर बीजेपी का पलटवार आना जाहिर सी बात है जरूरी था। और ऐसे में अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी ने भी इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कांग्रेस को उनके द्वारा दिए गए तमाम विवादित बयान याद दिला दिए हैं। का जवाब जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया, मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। पहली बात तो ये है, खड़गे साहब ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। दूसरी बात ये है कि पूरे देश और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी से आतंकित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। तो ये स्थिति तो है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निर्वाचन आयोग जाने की क्या जरूरत थी? उसको फोन करा देते, वो ऐसे ही कर देता। ये ढकोसला करने की जरूरत नहीं थी। इतने गर्मी में क्यों गए पसीना बहाने? खड़गे साहब ने जो कहा था उसके लिए उन्होंने सफाई भी दी है और उनके शब्दों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उन्होंने उसके बारे में कहा है। तो जो खड़गे साहब ने कहा है वही सही है, बाकी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि खड़गे साहब ने तो सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री को यही काम है क्या कि मेरे लिए ये बोल दिया, मेरे लिए ये बोल दिया? अरे भाई, देश के लिए भी बताओगे? नहीं बताओगे? देश के लिए कुछ करना नहीं है, बस मुझे गाली दे दी, मुझे बुरा कह दिया, बस यही काम रहता है। ये प्रधानमंत्री का काम है क्या?
तो किस तरीके से सियासी तपिश बढ़ चुकी है, इसी को लेकर आज सीधी बात करेंगे। इसके बीच कई सुलगते सवाल भी हैं जिनके इर्द गिर्द सीधी बात होगी। स्थानीय मुद्दे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक सुविधाएं जैसे निर्णायक रहते हैं। हम आपको बता दें तमाम ऐसे सवाल है, सुलगते सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होने वाली है। अगर खड़गे का बयान गलत है तो क्या टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, कठमुल्ला जो ऐसे शब्द जो हैं वो सही हैं जो बीजेपी की तरफ से भी बयान दिए जाते हैं। तीसरा, क्या बीजेपी हर तीखे बयान को देश का अपमान बताकर राजनीतिक लाभ उठाती है या विपक्ष जानबूझकर उकसावे वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा है। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, 2026 के चुनाव में असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा पीछे छूट गए हैं। शब्दों की जंग ही क्या अब नया चुनावी एजेंडा बन चुका है। इसके साथ ही पांचवा महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऐसे बयानों पर इलेक्शन कमीशन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नेताओं को खुली छूट देनी चाहिए। क्या हम राजनीति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर गाली तंत्र के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये सियासत है या गिरती सियासत या सियासत में गिरावट, क्या इसको लेकर कहें, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है ये जाहिर सी बात है कई सवालिया निशान खड़े करती है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना कहां तक जायज़ है, कहां तक ठीक है, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पर बीजेपी के नेता पर वार नहीं कर रहे हैं, आप इस पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा है कांग्रेस की तरफ से, विश्वजीत घोष टीएमसी की तरफ से हमारे साथ है, राकेश सिंह परमार जी सीनियर जर्नलिस्ट आज हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। चंद्रमोहन शर्मा जी के साथ शुरुआत करते हुए, चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता ने कहा है, उनके मुख से इस तरह की बयानबाजी शायद एक्सेप्टेबल नहीं। आपका इस पर क्या टेक है, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या टेक है, क्या ये उनका व्यक्तिगत बयान है या फिर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे का भी समर्थन कर रही है? क्योंकि जब इस तरह का बयान आता है तो आप सिर्फ एक बीजेपी नेता के लिए नहीं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए मोनिका जी, जो भी बयान आया और जिस बयान को मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा दिया गया उसको उन्होंने अपने आप एक सभ्यता के दायरे के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि उसके ऊपर उन्होंने अपनी सफाई दी कि मैं किस विषय में और क्यों कह रहा था। उनका पूरा वक्तव्य किसी को आतंकवादी कहने का नहीं था, ना उन्होंने उसके लिए कहा। उन्होंने टैक्सिज्म के ऊपर कहा कि एक सत्ताधारी व्यक्ति, एक सत्ताधारी प्राइम मिनिस्टर अपनी ताकत के द्वारा अपने प्रशासन का प्रयोग ईडी सीबीआई के प्रेशर के थ्रू वो एक टेररिज्म पैदा करते हैं, टैक्स टेररिज्म, जिससे डर पैदा करा जाता है, जिसका उदाहरण देश के अंदर कई सरकारें रातों रात बदल दी गई, कई विधायक परचेज कर दिए गए, कई सांसदों का विलीन कर दिया गया अपने अंदर। तो उस विषय के अंदर इलेक्शन के दौर के अंदर जो एक पार्टी के द्वारा वक्तव्य दिया जाता है उसमें कोई शब्द का फर्क था तो उन्होंने उसको जल्दी एक्सप्लेन भी करा और उसकी सफाई भी दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कामों को और अपने वक्तव्यों को बताने का तो 14 सालों में कोई समय है ही नहीं, ना उनके पास वक्त है। उनको तो कोई चीज लपकनी है और लपक के बात करनी है, क्योंकि इस मुद्दे को वो लपकना चाह रहे हैं। ठीक वैसे जैसे महिला आरक्षण बिल के ऊपर जो पास हो गया था उनको कैश करना चाह रहा था, इसके ऊपर कोई और वो नहीं। और अगर इस विषय पर कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है तो उनको तो चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका ये कहना है कि गलत कॉन्टेक्स्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लिया गया और उन्होंने अपना कॉन्टेक्स्ट जो है किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया वो उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है, और दूसरी तरफ बीजेपी से कैश करने की कोशिश कर रही है। कि आप सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी हर एक चीज का फायदा उठाती है चुनावों को देखते हुए, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आगे भी अलग अलग राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए इसे कैश किया जा रहा है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री ने लोकसभा के जो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के लिए कितने अपमानित शब्द कहे। क्या उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री या किसी भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? उन्होंने उन्हीं शब्दों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अपमानित शब्द करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो वही है कि वो अपने निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति को ऊपर पद पर आता नहीं देख सकती, क्योंकि अगर वो आता है तो वो उसके
सिर के ऊपर मूत्र करते हैं। अगर वो व्यक्ति घोड़े पे जा रहा तो उसे नीचे उतारते हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति और इनका इतिहास पूरी तरह से मनुवादी है। ये उस बात को हजम नहीं कर पाते कि देश के अंदर कोई बात लोकतंत्र की तरह कही जाए और उसको लोकतंत्र की तरह कहा जाए। इससे ज्यादा घृणित और अपमानित बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार राहुल जी के लिए कहे, जिसके अंदर ऑप्शन अर्बन नक्सलवादी, देश के आतंकवादी, नकली गांधी, मूर्ख, पागल, जो शब्द एक किसी तरह से शोभित नहीं करते। और अगर इस पर पार्टी पे मैंने अपने बीइंग ए प्रवक्ता कई ऐसी डिबेट्सों में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार इलेक्शन के दौर पे ऐसा कोई बयान आता है जिसके ऊपर सत्ता पक्ष कुछ अपने सिस्टम को जोड़कर उसका फायदा उठाना चाहता है। क्या इसके ऊपर कोई नीति नहीं बनाई जा सकती? क्या इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए जा सकते? शर्मा जी, एक बात बताइए, बयान को अपने तरीके से भी कहा जा सकता है। आप क्या खुद जानबूझकर हाईलाइट में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं? आप आतंकवादी जैसे शब्दों का, चाहे आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हो, आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां तक ये जायज है? बात को अलग तरीके से भी तो कहा जा सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि राजनीति को, लोकतंत्र को गाली तंत्र में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखिए, अभी इनकी बात को तो मोनिका जी मैं कहता हूं कि इन्हीं के प्रवक्ता, इनके नेता गौ माता को एक तो पूर्वोत्तर की गौ माता में बांट देते हैं, गोमती के अंदर बांट देते हैं। इन्हीं के नेता माथे पे तिलक लगा के मंगलवार के दिन भगवा गले के अंदर डालकर मछली खाते हैं और कहते हैं कि हमारी 14 स्टेट के ऊपर सरकारें हैं, मछली खाने के लिए मना नहीं करते। इन्हीं के मुख्यमंत्री गौ मांस को खाते हैं और गौ मांस के लिए कहते हैं कि हम गौ मांस खाने के लिए मना नहीं करते, घर में खाओ। इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री मंगलवार के दिन और नवरात्रे के दिन चौराहे के ऊपर खड़े होकर मीट की दुकानें बंद करवा देते हैं। तो जो पार्टी का सिद्धांत ही सत्ता के लिए हो, और अगर वो अपने कुछ चाटुकार चैनलों के थ्रू और देश के अंदर मुद्दों को दबाकर उनकी बात फिर मीडिया को बीच में मत घसीटिए भदौरिया जी। देखिए, मीडिया को इसमें बीच में मत घसीटिए, मीडिया को बीच में मत घसीटिए। और भदौरिया साहब का मैं यहाँ पर रुक करूंगी। भदौरिया साहब जी, आवाज मिल पा रही होगी आपको, उम्मीद है कनेक्शन सही तरीके से है। इस तरह की बयानबाजी को भारतीय जनता पार्टी तुरंत जिस तरीके से पलटवार कर रही है, कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही है, कांग्रेस के किस किस नेता ने किस तरह के शब्द का इस्तेमाल कब कब किया, सब कुछ याद दिलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप इसको जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी करार दे रहे हैं, क्या ये जायज है कि हर बयान को, हर चीज को, हर अपमान को सीधे देशद्रोही कह देना, राष्ट्र विरोधी कह देना? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी सुन पा रहे हैं? तो कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी अभी हमें नहीं सुन पा रहे हैं। हम यहाँ पर जल्द भदौरिया साहब का रुख करेंगे। हमारे साथ विश्वजीत घोष जी हैं टीएमसी की तरफ से। भदौरिया साहब हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, पहले जरा उनसे सवाल ले लें। माफी चाहूंगी विश्वजीत जी, लौटूंगी मैं आपके पास। भदौरिया साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, अब कनेक्शन प्रॉपर है। भदौरिया साहब एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हम भी उन बयान का समर्थन नहीं करते हैं, और जिस तरह के बयान का इस्तेमाल किया गया, जो बयान दिया गया, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना जो स्टेटमेंट है उसको क्लैरिफाई भी किया, उन्होंने उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताया। लेकिन बीजेपी इसे जिस तरीके से कैश करने में लगी हुई है, क्योंकि इसको कैश करना ही कहेंगे, सीधे तौर पर बैक टू बैक हर नेता के बयान आ जा रहे हैं, कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला दिया जा रहा है, तमाम नेताओं का इतिहास याद दिला दिया जा रहा है। फिर आप ये भी कहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोही है। हर चीज के लिए देशद्रोही कांग्रेस को करार देना क्या जायज है? देखिए मोनिका जी, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे मोदी जी इस टाइम किसी पार्टी के नेता मत मानिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री को अगर आतंकवादी कहा जाता है तो ये हम इसको क्या पूरा देश ही इसको कोई हल्के में नहीं लेगा, ना ही इसको कोई छोटी बात मानेगा। और जिसने कहा है वो भी कोई छोटे पूरे नेता नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत पुराने नेता हैं, जिनकी आयु आज 84 हो रही है, 84 साल। और ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का शब्द कह रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि वो जानबूझ के देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए इस तरह के अपशब्द कहे जा रहे हैं। अरे ये वही खड़गे जी है, अभी असम में इन्होंने क्या क्या कहा था, इन्हीं के दूसरे जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा,
उन्होंने तो वहां के सीएम की पत्नी तक को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर झूठे किस तरह के आरोप लगा दिए और फिर कहा कि हम तो शेर हैं, मगर आज शेर भागा भागा फिर रहा है। तो कांग्रेस आज पता नहीं क्यों कि नैतिकता कांग्रेस बिल्कुल खो चुकी है। कांग्रेस का कोई चरित्र आज बचा नहीं है कि जिसको बचा सके। क्या कांग्रेस अपने नेता को इसी तरह के बयान दे के प्रोजेक्ट करना चाहती है? क्या मोदी को आप गालियां दे के, आप शब्द कह के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? तो देश इस चीज को बर्बाद नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी जी की मां को गाली बिहार में दी गई थी, बिहार वालों ने क्या हर्षिन का किया कि अंगुलियों में गिनती वाली सीट रह गई इनकी, वहां से आगे नहीं निकल पाए। तो सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस को, अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं बची है, राहुल गांधी को पूरा देश नकार चुका है, राहुल गांधी वाले कोई मान नहीं रहा है, तो आप सोचो कि हम प्रधानमंत्री को गालियां देके राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये ऐसा देश होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस को थोड़ा सोचना चाहिए। आप जिसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो, वो देश के प्रधानमंत्री है। किसी पार्टी के नेता बाद में है, पहले देश के प्रधानमंत्री है। तो किसी देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई नेता आतंकवादी कहता है तो बहुत ही उस पार्टी के और उस पार्टी के अध्यक्ष को बहुत शर्म की बात है। इस तरह की बयानबाजी तो भदौरिया साहब देखिए स्वीकार्य नहीं है जो आप कह रहे हैं। चलिए स्वीकार्य नहीं है, सही बात आप कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया हो, लेकिन इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बीजेपी खुद इस तरह की बयानबाजी करती है, जब आप अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब आप कठमुल्ला कहते हैं, जब आप देशद्रोही कहते हैं, जब आपकी तरफ से दीदी ओ दीदी ये सब कहा जाता है, तो क्या ये सब स्वीकार्य है? आप अपने गिरबान में भी तो झांक कर देखिए, क्योंकि दोनों मुख्य पार्टियां जो हैं और बाकी भी जो दल हैं वो इस देश के लोकतंत्र को गाली तंत्र की तरफ लेकर जा रहे हैं। रियलाइजेशन कर रहे हैं कहीं पर आप भदौरिया साहब? देखिए मोनिका जी, दीदी कहना कोई गलत शब्द नहीं है। दीदी के नाम से तो ममता बनर्जी फेमस है, दुनिया उनको, उनकी पार्टी के लोग दीदी कहते हैं। तो इसमें गलत क्या कह दिया? अगर उसमें भी कॉन्टेक्स्ट है ना भदौरिया साहब, उसमें भी कॉन्टेक्स्ट ही आ रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, कठमुल्ला कहना, देशद्रोही बार बार हर चीज के लिए कह देना। देखिए मोनिका जी, टुकड़े टुकड़े गैंग तो तब कहा जाता है कि वाकई में वो टुकड़े गैंग के लीडर हैं। कन्हैया कुमार ने क्या कहा था जेएनयू में, क्या दुनिया ने देखा नहीं है? आपके चैनल ने भी दिखाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये कन्हैया कुमार ने कहा था। आज इनकी पार्टी में बड़ा नेता है, तो ये तो इनको सोचना चाहिए। हम अगर जो कह रहे हैं तो वो इनकी छवि दिखा रही है, मगर ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनको एक भी एंगल से प्रधानमंत्री कहीं आतंकवादी लग रहे हैं, आतंकवादी कहीं दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, जिस तरह के ये सवाल यूज कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा कि 100 साल से पुरानी कांग्रेस का नैतिक पतन हो चुका है। इनके पास सबका ना तो नैतिकता बची है, ना कोई इनके आदर्श। तो हर कोई अपने ही गिरबान को बिल्कुल पाक साफ यहाँ पर बता रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं आऊंगी चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास। पहले विश्वजीत जी से जरा टेक ले लिया जाए। विश्वजीत जी, टीएमसी खुद इस तरह की बयानबाजी का समय समय पर विरोध करती रही है। ममता दीदी भी कहती हैं अगर किसी तरह के कोई अपशब्द होते हैं तो उसके लिए स्टैंड भी लेती हैं। अब ये जो बयानबाजी यहाँ पर हुई है कांग्रेस की तरफ से, इस पर टीएमसी का क्या स्टैंड है? क्योंकि ये बयानबाजी बंगाल के चुनावों में भी सुनाई देगी और इसके बाद आगे आने वाले चुनावों में भी सुनाई देगी। देखिए, कांग्रेस का खगड़े जी है, जो बयान दिया है उसको सफाई दे दिया। अब के ऊपर बीजेपी का हर नेता छोटा बड़ा सब कुछ पड़ा है, क्योंकि अभी वोट है बंगाल में। हम लोग का यहाँ पर बंगाल में जब मोदी जी आते हैं उन्हें ऑडियो आपकी ठीक तरीके से नहीं आ रही है, ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है। खगड़े जी, बजा रहा है जी, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रही है, नहीं सुन पा रहे हैं, ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है विश्वजीत जी। चलिए ऑडियो को हम थोड़ा जी बोले खगड़े जी जो बोल रहा है उसके लिए उनको सफाई दिया। अभी बीजेपी के छोटा बोरा जितना लीडर है सब इसका बयान के ऊपर कूद पड़ा है, क्योंकि अभी बंगाल में वोट हो रहा है और दूसरा राज्य वोट हो रहा है। जब मोदी जी बंगाल में आते हैं, ममता जी को हम थोड़ा सा ऑडियो को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं विश्वजीत जी की,
ये ऑडियो को हम थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। हम विश्वजीत जी के पास लौटेंगे, उनकी ऑडियो दुरुस्त की जाए। तब तक हम रुक करेंगे राकेश सिंह परमार जी का। राकेश परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश परमार जी, इस तरह की जो बयानबाजी है, राजनीति में इस तरह की बयानबाजी किस नजरिए से देखी जानी चाहिए? क्या ये सियासत का वो स्तर है जो आज ठीक है, जायज है, सही है? क्या इस सियासत के स्तर को हम सही ठहराएंगे या फिर लोकतंत्र गाली तंत्र की तरफ बढ़ चुका है? नमस्कार, और आपके सभी पैनलिस्टों के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। गाली आदमी तभी देता है जब शारीरिक हिंसा करने में वो अक्षम हो, असहाय हो, न कर पा रहा हो, तो मौखिक हिंसा को गाली कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर कल परसों के नेता हो गए, ताजा ताजा एमपी एमएलए या प्रवक्ता बने होते, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का संसदीय अनुभव मेरे उम्र से थोड़ा बहुत कम होगा, जितना मेरा उम्र है, तो अब उनके लिए मैं क्या कहूं। असल में क्या है कि मैं तो यह सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस वाले लोग मोदी जी की जहां जहां नाव लड़खड़ाती है वो लोग सहारा दे देते हैं। क्योंकि हमको भूलना नहीं चाहिए कि नरेंद्र मोदी चाय की दुकान अय्यर साहब के पहले नहीं खोले थे। तालकोटरा स्टेडियम में मैं भी था वहां पर, जब मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री छोड़ो चाय का दुकान खोल सकता है। नरेंद्र मोदी तभी चाय वाला बने और पूरे देश में चाय वाला का प्रचार हुआ। उसके पहले नरेंद्र मोदी का मुंह से, उनके लोग से कहीं चाय वाला चर्चा नहीं था। आपने उनको एक जो आदमी, एक सामान्य वर्ग का आदमी था, जिस जाति के आते हैं वो समाज, आपने उनको भी मतलब पिछले और उसमें एक बड़ा वोट बैंक के जिन्हें उनको लगा दिया। अब चलिए मणिशंकर अय्यर साहब राहुल गांधी से नाराज चल रहे होंगे, बैक डोर मार दिए, बैक किक मार दिए। खड़गे साहब तो अभी अध्यक्ष है, इन पर तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई इनको मनमाफिक पोजीशन ना मिलने से मधु किशोर बन रहे हैं या सोच रहे हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान अध्यक्ष है। आप किसी भी कंटेंट्स में कहें मैं आपका गला काट करके प्लास्टर करा दूं का मतलब नहीं है कि मेरा अपराध अक्षम्य हो गया। खड़गे साहब चूंकि अध्यक्ष भी हैं उस पार्टी के जो भारत की सबसे पहली पार्टी है, उस पार्टी के जिसने अब तक बहुत सारे सरकार दिए हैं, उस पार्टी ने जिसने अब तक जितने भी बढ़िया काम किया उसी ने किया है। आप सारा धो देते हैं। मैं बार बार, अभी भी शर्मा जी बैठे हुए हैं, एक बार ही उन्होंने IIT NIT का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस ने ये दिया, कांग्रेस ने रिहंद बांध दिया, कांग्रेस ने भाखड़ा नगर बांध दिया, कांग्रेस ने नवजात शिशु को पाल करके इतना बड़ा किया कि आज दुनिया में हम अपना नाम कर रहे हैं। शर्मा जी भी नहीं कहे और कोई कांग्रेसी नहीं कहता अपने काम का। वो सिर्फ गाली गलौज पर अपना टाइम खराब कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को माइलेज दे रहा है। आज कांग्रेस प्रवक्ता को कहना चाहिए था कि सारा खेल के बाद भी पाकिस्तान को क्यों चौधरी मिल गई, ऐसे देश जिसको हम आतंकी कहते हैं दुनिया आतंकी कहती है, इस पर चर्चा होता। बंगाल में अस्थिर हो जाते। SIR के माध्यम से जो लोगों का वोट कटा हुआ है वो जेन्युइन कटा है, आप उस पर पीछे पड़े हुए हैं। जबकि मेरे बगल वाला आदमी बांग्लादेश का है, मुझे मालूम है कि वो बांग्लादेशी है, हम उसका तरफदारी करेंगे तो दूसरा पड़ोसी कहेगा नहीं बांग्लादेशी का तरफदारी कर रहा है। तो जो भी राजनीति में विरोधी दल के लोग हैं, या तो वो कोई कंसल्टेंट बढ़िया नहीं रख रहे और या फिर अनाप शनाप बोल रहे हैं बिना स्क्रिप्ट का। हमारे भोजपुरी में बिना मेह की दोहरी बोलते हैं, मतलब आप जब अनस्क्रिप्टेड डायलॉग बोलेंगे तो आपको अनाप शनाप निकल जाएगा। जैसे मोदी जी का स्क्रिप्ट बंद हो जाएगा तो मदरलैंड की जगह फादरलैंड बोल गए, तो दोनों तरफ मामला बराबर ही है। मतलब स्लिप ऑफ टंग नहीं है, बिना स्क्रिप्ट का नेतागिरी है। हमारे जितने राजनीतिक दल के लोग हैं वो किसी पाथ पर नहीं है, बेपाथ पर है और मतलब का डायलॉग बोल रहे हैं। क्या ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति है राकेश जी? मैं यही कहने वाला था, तब आपने प्रश्न पूछ दिया। असल में खड़गे साहब अगर कोई विकास की काम करती तो नरेंद्र मोदी विकास और खड़गे के विकास की तुलना होती, और हो सकता है खड़गे साहब को उसमें अपना हाथ कमजोर लग रहा होगा कि कैसा ना नरेंद्र मोदी तुलना करने लगे, ममता बनर्जी से तुलना होने लगे। तो तुलना लायक इस देश में कोई काम हो ही नहीं रहा है ना भाई। इस देश में विकास पर कोई काम नहीं हुआ। कोई धर्म के नाम पर उकसा रहा है, कोई जात के नाम पर उकसा रहा है, कोई हम बांग्लादेशी को भगाएंगे तो उकसा रहा है, कोई कह रहा हम बसाएंगे तो उकसा रहा है, कोई कह रहा है कि हम UGC लाएंगे, कोई कह रहा है हम लाने नहीं देंगे। अच्छा, इससे इस देश का क्या मतलब है कि UGC रजिस्टर हो या ना हो?
उस सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा रोजगार हो कि ना, मेरा सुरक्षा हो कि ना, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया हो कि ना, आबो हवा ये दिल्ली में मैं जहरीले हवा में सांस ले रहा हूँ, यह मुद्दा होना चाहिए। मेरा बेटा बेरोजगार है, वो होना चाहिए। लड़की की शादी मुश्किल हो रही है, यह होना चाहिए। उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं है, यह होना चाहिए। यह होना चाहिए कि किसने आतंकी कहा और आतंकी है कि नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी कंट्रीज में आप आतंकी कहेंगे इसका इजाजत नहीं दिया जा सकता। आप उनको किसी भी हल्के शब्द का इस्तेमाल करेंगे नहीं कहा जा सकता। और वो राहुल गांधी पर भी लागू है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू है, मुलायम सिंह पर भी लागू है, ममता जी पर भी लागू है। मतलब जो इस देश के नेता हैं उनके लिए किसी भी तरह के हल्के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी कंटेंट्स में, मैं कंटेंट्स को बचने का उपाय मानता हूँ कि जी मैं फलाना मुद्दा, अरे क्या फलाना मुद्दा में करें, आप राजनीति करें तो मुद्दा बना रहे हैं। आप एक पार्टी का अध्यक्ष किसी भी कंटेंट्स में किसी को भी हल्के शब्द का इस्तेमाल की इजाजत नहीं देना चाहिए। और यह दुर्भाग्य है कि आपस में सबकी मिली भगत है। ममता बनर्जी के लिए मोदी जी आम भिजवाते हैं और उनको हापुस मछली भिजवाती हैं, वो उनको साड़ी भिजवाते हैं, वो उनको पैबंद भिजवाती हैं। आपस में कई है, हम लोग बैठ के यहाँ डिबेट कर रहे हैं, दोनों खुश होंगे कि मेरे मेन मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रहा। मोदी एक हंसी वाली बात है, क्यों दादा भालो छे, हाँ मेन मुद्दा गायब छे। वो बोले हाँ दीदी मेन मुद्दा गायब नहीं थे, ये राकेश परमार भी बैठ करके बकवासे कर रहा है, मुद्दा उठा ही नहीं रहा है। और बड़ी खुश हो रहे हैं और हम लोग उनको खुशी का मौका दे रहे हैं। हम सब लोगों को चाहिए कि इन बकवास की जगह विकास पर चर्चा हो तो निखल के आवे कि कौन कितना विकास करेगा, कौन कितना विकास किया और कौन कितना विकास करना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है, हम उनके ट्रैप में फंस रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। ये जो ध्यान भटकाने वाली राजनीति है, अब ये वोटर पर कितना असर डालती है, इसको लेकर भी हम राकेश जी बात करेंगे। पर पहले मैं जरा देख लूं विश्वजीत जी से, अगर हमारा कनेक्शन हो पा रहा है। विश्वजीत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं जी, आपके ऑडियो भी अब बिल्कुल दुरुस्त है। विश्वजीत जी, टीएमसी का इस पर क्या स्टैंड है? मैं क्लियर स्टैंड समझना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी की पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान पर क्या स्टैंड है? देखिए, खड़गे जी ने जो बोला उनके लिए उन्होंने सफाई दे दिया है। हाँ। अब वोट का टाइम है, बीजेपी का हर लीडर, छोटा बड़ा जितना लीडर है सब इसको ऊपर, खड़गे जी के ऊपर कूद पड़ा है, कांग्रेस के ऊपर कूद पड़ा है। आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आपका काम मोदी जी बंगाल में आते हैं रहते हुए। विश्वजीत जी, अब आप जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि आपका काम है इंडिया अलायंस में रहते हुए कांग्रेस का समर्थन करना, बीजेपी का विरोध करना। आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर कोई आपको इन तीन में से गाली दे दे, 4 पैनल में 4 गेस्ट हैं, 3 में से कोई अगर आपको गाली दे दे और कह दे नहीं 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 मेरा कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था, आप गलत समझ गए, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, ओके रहेंगे? बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए। जब बंगाल में आके मोदी जी ममता जी को बोलते हैं ओ दीदी, तब आप लोग चुप रहते हैं। जब अमित शाह बंगाल में आके बोलते हैं ए दीदी तेरा समय अब आ गया, तब आप लोग चुप रहते हैं। नारी शक्ति को अपमान करते हैं और आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी सबको लिए भलाई करते हैं। अरे बीजेपी सबसे ज्यादा हर पार्टी को अपमान करने वाला पार्टी है। बंगाल में जो वोट कर रहा है, अभी जो बोल रहे थे घुसपैठिया, बंगाल में एसआई के अंदर एक भी रोहिंग्या घुसपैठ नहीं मिला। अभी बंगाल में सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं आप लोग। ईडी, सीबीआई, निर्वाचन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस सबका लड़ाई कर रहे हैं। अब बीजेपी बोल रहा है बंगाल जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? बंगाल का हर आदमी ममता बनर्जी के साथ है, हर जाति ममता बनर्जी के साथ है। आप इसको सीधे बंगाल, आप कहा कांग्रेस के बयान को बीजेपी से ममता बनर्जी से बंगाल का वोटर, पीएम बंगाल के वोटर को क्या कह रहे हैं? बंगाल का वोटर ममता बनर्जी के साथ है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपका स्टैंड ये समझूं आपकी बातों से कि अगर बीजेपी दीदी को कहते हैं ओ दीदी, तो यानी कि अगर पीएम को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आतंकवादी कहा जा रहा है तो टीएमसी उसके समर्थन में है। आपकी बातों से ये लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, कोई भी सुनेगा यही समझेगा। उसका सफाई दे दिया, कांग्रेस उसको सफाई दे दिया है। अब बीजेपी इसको
तूल पुकार करके बोल रहा है। विश्वजीत जी, अगर ममता बनर्जी के लिए बीजेपी का कोई भी नेता, अगर ममता बनर्जी के लिए कोई भी नेता बीजेपी का कुछ भी कह दे और बाद में कह दे कि नहीं ये कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस नहीं था, ये तो दरअसल इस कॉन्टेक्स्ट में था, तो आप लोग उस पर बयानबाजी नहीं करेंगे, पलटवार नहीं करेंगे, आप कहेंगे ओके उनकी तो नियत ये नहीं थी, उनकी नियत ये थी। लीडर साहब बंगाल में आके ममता जी को अपमान कर रहा है, बंगाल का अपमान कर रहा है, बंगाल का हर महाऋषि जो है उन लोग का अपमान कर रहा है। बीजेपी लीडर साहब जानबूझकर अपमान कर रहा है बीजेपी ने। अगर मोदी जी को कोई कुछ बोल दिया है तो इंडिया का जितना लीडर है कूद पड़ा है, लेकिन बंगाल में आकर मोदी जी जैसे बोल रहा है, अमित शाह जैसा अपमान कर रहा है ममता जी को। चंद्रमोहन शर्मा जी फटाफट से टिक दीजिए, 40 सेकंड्स ब्रेक का समय हो रहा है, कुछ कहना चाहते हैं चंद्रमोहन शर्मा जी? इन शॉर्ट 40 सेकंड्स, हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, फटाफट। देखिए, हमारे मित्र हैं राकेश परवार जी, काफी ज्ञानी हैं और उन्होंने अपने ज्ञान में बहुत अच्छी बातें बोली और उन्होंने ये बात बोली कि विपक्ष के अंदर कांग्रेस किसी मुद्दों की बात नहीं करती, लेकिन वहां एक को चूक कर गए। राकेश परवार जी, शायद आप भूल गए कि अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि हेमंत बिस्वा ने लगातार राहुल गांधी के लिए अपमानित शब्द बोले और गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बोली। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग का नोटिस आ गया है। ये सरकार और ये सरकार का तंत्र है जो विपक्ष की आवाज को दबा देता है, और इस तंत्र को आवाज के लिए सरकार को डिबेट करनी है। और नरेंद्र मोदी जी अपने राष्ट्र के संबोधन के अंदर 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, 58 बार, और उसके अंदर वो जो चुनाव का जो भाषण था रास्ते का, वो चुनाव आयोग की और चुनाव नीति की अवहेलना थी। क्या असर हुआ उसका? एक बयान के ऊपर विपक्ष के ऊपर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी किस तरीके से चुनाव नीति की अवहेलना थी या नहीं? चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, ब्रेक के बाद आप ही के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए एक ऐसे बयान की जिससे लोकतंत्र की गरिमा पर आकर सवाल खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, सियासत के स्तर, राजनीति के स्तर पर भी आकर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या यही असली सियासत है, जहां पर असल जो मुद्दे हैं कि विकास, महंगाई, सुरक्षा, रोजगार, इन सब पर बात ना होने की बजाय हम बहस कर रहे हैं कि किसने किसके लिए क्या कह दिया, और फिर सफाई दी जाती है कि नहीं नहीं ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, ये तो दरअसल इस कॉन्टेक्स्ट में था। और जब कोई एक बयान दे देता है तो दूसरा उसका सपोर्ट करता है कि वो भी तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। क्या यही लोकतंत्र की असली सच्चाई रह गई है? आज उसी पर हो रही है सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कैप्टन आय सिंह भदौरिया हैं बीजेपी की तरफ से, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस की तरफ से हैं, विश्वजीत घोष जी टीएमसी की तरफ से हैं, राकेश सिंह परमार जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, अपनी बात को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से बयान दिया, आप कह रहे हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, लेकिन जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हो, सीनियर लीडरशिप जब इस तरह की बयानबाजी देती है तो उससे पूरी पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, जनता ये नहीं देखती है, जनता ये नहीं समझती है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया, या सवाल किया या फिर बयान दिया। जनता देखती है हेडलाइन क्या बनी, सुर्खियां क्या बनी, उनके सामने क्या आया। तो आपको नहीं लगता थोड़ा और सजग सचेत होने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जनता ना तो नरेंद्र मोदी जी देश है और ना ही जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रश्न करा और उस प्रश्न नरेंद्र मोदी देश नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं चंद्रमोहन शर्मा जी। मैं दे रहा हूं जवाब, बिल्कुल दे रहा हूं जवाब। नरेंद्र मोदी जी देश नहीं है, देश हिंदुस्तान है, वो देश के प्रधानमंत्री है और इस देश के अंदर न जाने कितने प्रधानमंत्री थे और न जाने कितने प्रधानमंत्री और आएंगे, और आने के बाद वो प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कहलाएंगे कि वो सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसका प्रश्न बता रहा हूं ना मैं, क्यों? क्योंकि अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर वो मेरे प्रधानमंत्री होते तो वो मणिपुर की उस हादसे के ऊपर आह भरते और उसके ऊपर कार्रवाई करते, और हिम्मत ना होती कभी किसी व्यक्ति की मेरी माँ बहनों के ऊपर हाथ लगाने की। हिम्मत तब भी ना होती अगर उन्नाव में या अंकिता भंडारी के ऊपर ऐसा केस हुआ तो ऐसा कार्य करा जाता जिससे मैं कहता कि हाँ देश के प्रधानमंत्री है, भले कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करते, तो ऐसे भी प्रधानमंत्री थे देश के अंदर। अब प्रश्न मैंने क्यों बोला? देखिए, अगर एक राजनीतिक कैरियर के अंदर एक सीनियर नेता ने अगर कोई बात कही
और वो बात कहने के बाद उसने उसको रियलाइज भी करा और उस बात के ऊपर उन्होंने अपनी सफाई भी दी कि मैं किस विषय पे कहने जा रहा था। पूरी पार्टी में भी मैं भी ट्विटर में देख रहा था, महाराष्ट्र के मंत्री हैं वो कह रहे हैं जी राहुल गांधी आतंकवादी है, मल्लिकार्जुन खड़गे आतंकवादी है, कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है। बयानों का दौर अगर चल जाने के बाद फिर आप कहोगे शीशे के यहाँ पर खड़े होकर आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो शीशा आपकी कच्ची को वापस आपको भेजेगा भी नहीं। क्या अभी तक किसी नेता ने क्या ऐसे किसी बयान पे कठमुल्ला कह देना, किसी को मुल्ला कह देना, किसी को पाकिस्तानी कह देना, किसी को अरबन नक्सली कह देना, किसी को मंदबुद्धि कह देना, किसी को पागल कह देना या किसी के पैगंबर पे बात कह देना, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने माफी मांगी या किसी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे फास्ट अपनी बात के ऊपर क्लेरिफिकेशन करा जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने करा? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा कि मेरे द्वारा किए गए ये शब्द गलत थे तो उन्होंने उसकी सफाई दी कि मैं किस विषय में कहने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेकिन एक बात, जिस तरीके से आप इसको अगर कंपेयर भी करते हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी आप कंपेयर भी करते हैं, अगर मैं पॉइंट के लिए कहती हूँ सामने वाले व्यक्ति का, चलिए यहाँ पार्टी की बात हो रही है, बीजेपी का अगर स्तर ये है जो आप बयानबाजी की बात कर रहे हैं, तो उस स्तर पर देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ऐतिहासिक पार्टी का, सबसे पुरानी पार्टी का आ जाना, क्या ये बैलेंस नहीं कर रहा? आपको नहीं लगता कि फिर आप भी तो अपना स्तर मैच कर दे रहे हैं? अगर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं तो आप भी तो स्तर मैच कर दे रहे हैं ना फिर उसी स्तर पर आकर। देखिए बिल्कुल नहीं मोनिका जी, अगर आज जो बात आप और मेरी आपकी डिबेट में हो रही है, इस चैनल के अंदर बैठे और बुद्धिजीवी कर रहे हैं, अगर सरकार अपनी मुद्दों के ऊपर बहस करना शुरू कर दे और उन मुद्दों पे विपक्ष के द्वारा उठाए हुए बातों का जवाब देना शुरू कर दे, उन पत्रकारों का जवाब देना शुरू कर दे, तो ये विषय खत्म हो जाएगा। क्यों इतनी बड़ी पारदर्शिता थी? मैं कह रहा हूं कि क्यों इतनी फास्ट डिसीजन के ऊपर अभी नोटिस भी आ गया चुनाव आयोग का, तो उनको जाने की जरूरत क्या थी? चुनाव आयोग तो उनके हाथ की चीज है, अगर वो फोन भी कर रहे थे तब भी हो जाता। क्यों 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा सीआईएसएफ के जवान वहां खड़े हो गए बंगाल के अंदर जाकर? तो देखो, कार्य की प्रणाली पे प्रश्न उठते हैं और जब कार्य की प्रणाली पे प्रश्न उठते हैं तो उसके ऊपर कहा जाता है। और उन्होंने अपनी बात के वक्तव्य को कहा कि मैंने इसलिए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल किए जाने के कारण उन्होंने टैक्सिज्म की बात करी कि टैक्स टेररिज्म जैसे होता है उस तरह से इस्तेमाल करते हैं शब्द। उनका जो बोला गया वो गलत था, उसके लिए मैंने भी बोला, उन्होंने भी रियलाइज करा। लेकिन अब प्रश्न क्या है कि उसी बात के ऊपर क्या हिंदुस्तान ठहर गया? क्या उसी बात के ऊपर पॉलिटिक्स ठहर गई? इलेक्शन के दौर के ऊपर न जाने कितनी बार कितना कुछ कहा गया। क्या आज मुद्दे के ऊपर, बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता या मेरे देश के प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो क्या उन्होंने उस मुद्दे की बात करी? उनको तो तब भी 58-59 बार कांग्रेस का नाम लेना था और कांग्रेस की नीतियों की बात करनी थी। फिर वो कांग्रेस को कमजोर भी कहते हैं, फिर कांग्रेस की माला भी जपते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेह और एक डर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी में बना रहता है कि हमारा कांग्रेस पार्टी से उससे चंद्रमोहन शर्मा जी, बात आपने जो कही है, आपने जो बात कही है, ठीक है, आपने बहुत सारी बातें कही कि भाई उनका स्तर ये दिखाता है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं वो। लेकिन आप ये बताइए, कांग्रेस अगर वोट के हिसाब से पीछे है, देखिए ये रियलिटी है, अभी आप सीट्स के हिसाब से, वोट के हिसाब से पीछे है, तो अगर आपको आगे आना है तो जनता के दिल में घर करने वाली बात करनी होगी ना, जनता के मुद्दों पर बात करनी होगी ना। तो कि इस तरह की बयानबाजी से अगर कांग्रेस कहीं हाईलाइट होती है तो इस तरह की बयानबाजी को लेकर हाईलाइट होती है। कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी के लिए ही क्यों सुर्खियों में आ जाती है? ये क्यों नहीं आ रहा कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, ये अच्छी बात कर दी, वो अच्छी बात कर दी, ये क्यों नहीं आ पाता है? देखिए बिल्कुल नहीं। अगर आज की आप देखोगे तो हमने महिला आरक्षण बिल के ऊपर हमारी सारी महिला नेत्रियों ने पूरी पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हम उस मुद्दे के ऊपर आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को देखिए, पूरे समर्थन के साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सभी पार्टियों ने समर्थन 2023 में देके इस बिल को पास करवा दिया था। लेकिन परिसीमन को लाने के लिए और परिसीमन को जोड़ने के लिए जो खेल 2 दिन के एक सेशन को तैयार करके किया गया और जिसके लिए बंगाल के इलेक्शन को जोड़ा गया, क्या वो कोई राजनीति नहीं थी? और उसके ऊपर मार खा लेने के ऊपर फिर संबोधन के लिए, ठीक है, इसी पॉइंट को मैं भदौरिया साहब तक लेके जाऊंगी, जो पॉइंट आप उठा रहे हैं। भदौरिया साहब, बीजेपी हर एक चीज पर विक्टिम कार्ड खेलने लग जाती है, हर एक चीज पर आप लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी है। कोई बयान सामने आता है तो भी आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए उसे कैशिफाई करने लग जाते हैं। अब फिर इसको कैशिफाई करने की कोशिश हो रही है और इसमें खास तौर पर अमित शाह का ये बयान सामने आ जाना कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। क्या
आप इसे वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या ये वोट बैंक एकत्रित करने की राजनीति नहीं है तो क्या है? भदौरिया जी सुन पा रहे हैं? भदौरिया जी अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। हाँ मोनिका, अपना सवाल दोहराएंगी? मैंने ठीक से सुन नहीं पाया। भदौरिया साहब ये बताइए, अमित शाह का बयान सामने आता है, देश के गृह मंत्री का, कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। जब इस तरह की बयानबाजी सामने आती है तो ये तो सीधे तौर पर आप हर एक चीज को विपक्ष के एक नैरेटिव बनाते हुए उसे कैशिफाई करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए। क्या ये वोट बैंक एकत्रित करने की राजनीति नहीं तो और क्या है? देखिए मोनिका, भारतीय जनता पार्टी तो जो ये कीचड़ उछाल रहा है, मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि क्या इनको ये शब्द यूज करना चाहिए और ये अच्छी तरह। जी भदौरिया साहब के साथ कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है जिसकी वजह से उनकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम जल्द भदौरिया साहब को फिर से कनेक्ट करेंगे। विश्वजीत जी, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे का एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। हम बोल रहे हैं मणिपुर जल रहा है, अमित जी और मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, बंगाल में हर रोज आ रहे हैं, दिन में 4-4 प्रोग्राम कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। जो आर्मी का गाड़ी है, आर्मोड व्हीकल सजवा गाड़ी, वो मणिपुर के बजाय बंगाल में आ रहा है। अभी मोदी जी चाह रहा है, अभी जी चाह रहा है, जो खड़गे जी बोला है, बीजेपी चाह रहा है उसके ऊपर बेस करके वोट जीतना नहीं होता है। डेवलपमेंट बंगाल में बीजेपी को डेवलपमेंट किया है। बीजेपी जो आपका दिल्ली में जो आपका किया है, बंगाल के लिए जो पैसा अटका कर रखा है उसको देने का काम नहीं कर रहा है, उसको अटक कर रखा है। बहुत सारे पैसा बंगाल से बहुत टैक्स लेके गए हैं, लेकिन बंगाल का पैसा, आवास योजना का पैसा, जल जीवन का पैसा। लेकिन एक बात बताइए विश्वजीत जी, जो आप बातें कह रहे हैं, लेकिन हर चीज तो घुमा फिरा के बीजेपी के लिए ही एडवांटेज बनती जा रही है ना। विपक्ष अगर कोई बयान दे भी देता है, आप बेशक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उसको कैशिफाई किया, एडवांटेज बनाया, जो आपने सवाल के जवाब में हामी भी भरी कि हाँ एडवांटेज बना रहे हैं, कैशिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष भी तो अपने नैरेटिव में से फंस रहा है कि विपक्ष अगर कुछ भी कर रहा है तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि उसको एडवांटेज बनाते हुए अपने पक्ष में ले जाते हैं। देखिए, बंगाल में बीजेपी एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। अगर ले पाते तो बंगाल में एनआईए, ईडी, सीबीआई, निर्वाचन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस लगा के वोट जीत पाते, वोट नहीं करते। देखिए, बंगाल में 1000 आदमी का वार्ड निकला है निर्वाचन कमीशन, इसमें बंगाल का पॉपुलर कवि श्रीजात, उसका भी नाम आ गया है। अभी सबको जेल में घुसा के वोट करना चाहता है। बंगाल में कम से कम 27 लाख डायरेक्ट वोटर का नाम काट दिया है। यहाँ पर निर्वाचन कमीशन को और बीजेपी को रोहिंग्या और घुसपैठिया नहीं मिला, डायरेक्ट वोटर मिला है इसका नाम काटने के लिए। बीजेपी को चाहिए मणिपुर में देखने के लिए, मणिपुर में आदमी मर रहा है, वहां जल रहा है, मोदी जी को वहां पर जाना चाहिए, अमित जी को वहां पर जाना चाहिए, मणिपुर को शांत रखना चाहिए, क्योंकि मणिपुर भी भारत का अविच्छिन्न अंग है। ये नहीं करके वो बंगाल में वोट के जीतने के लिए तो सिर्फ वोट बैंक की, लेकिन हो तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रही है जिसकी हर तरफ गूंज सुनाई दे रही है। विश्वजीत जी, राकेश जी के पास भी मैं जाऊंगी। राकेश जी, सभी की बातें आपने सुनी और एक चीज हम आपसे और समझना चाहेंगे, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर्स है कि वो इस ट्रेंड को रोक सके? खड़गे साहब के पास नोटिस गया, लेकिन अब उसे कैशिफाई जिस तरीके से बार बार बोलकर बीजेपी कर रही है, क्या उनको भी नोटिस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये सेकंड पॉइंट, क्या ईसी के पास इतनी पावर्स है कि वो ट्रेंड ही रोक सके कि चुनावों का वक्त है, आप सिर्फ मुद्दों पर बात कीजिए, इस तरह की बयानबाजी नहीं चलेगी? राकेश जी। जी चुनाव आयोग माउंट विदाउट टिकट, चुनाव आयोग का जो मतलब है कभी कुछ है नहीं। समझ लीजिए कि इसको कोई भारतीय जनता पार्टी ने पंगु नहीं बनाया, उसको बनाया गया, बल्कि टीएन सेशन का पहले कोई चुनाव आयोग था या तो हम लोगों को पता ही नहीं था। देखिए, अभी हो क्या रहा है इस देश में, जो सबसे बुरी चीज जहाँ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है,
हम किस चीज पर चर्चा करें? चुनाव, सब लोग पार्टी में हैं, अपने अपने पार्टी की बात करेंगे कि वो ईडी आ रहा है, सीबीआई। अरे ईडी आकर के किसी गलत काम को करा है तो बताइए ना भाई। आपके मंत्री के महिला मित्र के पास नोटों का बंडल आया, वो हमने कैमरे पर देखा है। अब इसको किस रूप में गलत आप ठहराएंगे? वहां तो काहे नहीं जांच एजेंसी जाए? कोई गलत वीडियो था, कोई नरेंद्र मोदी के लोग अपने बोरे में भरकर नोट ले गए थे, ये तो ममता बनर्जी भी नहीं कहा कि वो नोट में, बोरा में नोट ले गए, महिला मित्र के सामने उड़ेल कर गए और फोटो खिंचवाने लगे। ये तो ममता जी ने नहीं कहा। ममता जी के पास तो राष्ट्रपति शासन पहुंचना चाहिए। मैं 3-4 बार और चैनलों पर बोल चुका हूं कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की साठगांठ है कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे। अरे भाई, ये चुनी हुई नेता मुख्यमंत्री की संविधान की शपथ लेकर बनी है और जांच एजेंसी फाइल छीन लेती है। वो हरा रंग का फाइल जो सीने में लगा के जा रही है, क्या चीज था वो क्या चीज था जो मुख्यमंत्री अपने सीने से लगा के जा रही है, जैसे कोई नवजात बच्चे को मार लेती। आप जांच जहां से छीन लेती, वहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं पहुंचा। नरेंद्र मोदी की कमजोरी है। आप मोदी जी का पार्टी वाले उसको बड़कपन कह रहे हैं। असल में क्या है कि हमारे देश में चुनाव का जितना एमएलए, इस देश में चुनाव होता है। देखिए, रुक जाओ यार, रुक जाओ, बीच में नहीं बोलते, रुक जाओ। आपका गलत बोला था, आप प्लीज गलत मत बोलिए। क्या गलत? ममता बनर्जी का हरा वाला फाइल नहीं देखा था क्या? देखिए, बोल दिया वो महिला देखिए आईपैड के ऑफिस में राकेश जी, आईपैड के ऑफिस में जो सीबीआई आया था, कौन गया था उसको? एक मिनट बिजली भैया था। अरे विश्वजीत का जवाब देते जाओ। तो बिजली ने काम किया था। हाँ, आईपैक वाला ऑफिस में गया था जांच एजेंसी। तो ममता बनर्जी को एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है? ये पहले आप बोल लो, मैं विश्वजीत जी 1 मिनट पहले उनकी बात उनकी पूरी हो जाने दीजिए, फिर हम आएंगे। राकेश जी फटाफट से जल्दी वाइड। आपकी बात मैं प्रश्न कर लूं, आप उत्तर देना, एक तो सुनेगा। आईपैक के ऑफिस में ईडी ने छापा मारा, ममता बनर्जी को एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है? इसी का जवाब दे दीजिए। अरे क्यों मारा? उसको अपना लीड मिला होगा, जांच एजेंसी को लीड मिलती है तो जाता है। जाहिर सी बात है, क्यों मारा? लीड मिला होगा तभी तो मारा ना। लड्डू खाने थोड़ी आए ऑफिस में, वोट का टाइम है। अब बताओ जरा, एक प्रश्न बताओ, काहे गई ममता बनर्जी एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो तीसरी बार शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनी है, क्यों गई? इसका जवाब दे दीजिए सिंपल लाइन में। क्यों गई? चौथी बार भी बढ़ेंगे। अरे आप को छोड़ो, आप ब्रह्मा जी को भाई नहीं है, बन जाइएगा चौथी बारी, लेकिन सवाल का जवाब तो दे दीजिए। क्यों गए थे? आईपैक के ऑफिस का जवाब नहीं है। अब तो विश्वजीत, अब दूसरा प्रश्न लो। अरे विश्वजीत, अब दूसरा प्रश्न लीजिए भाई। ठीक है, खड़ी में लीजिए इसको। ईडी, आईपैक और ममता बनर्जी से हटके जरा फटाफट से 40 सेकंड्स में मैं राकेश जी आपसे लास्ट स्टेटमेंट चाहूंगी। राकेश जी आपसे सिर्फ 40 सेकंड्स में लास्ट स्टेटमेंट। महिला मित्र के पास वो जो नोटों का बंडल मिला था, जिसको टीवी में हम सबने देखा था, उसमें ममता बनर्जी को एजेंसी के ऑफिस में जाकर के रोकने की क्या जरूरत पड़ गई? उस नोट का बंडल क्या फर्जी था? विजुअल बनाया था, एआई से बनाया था, या एजेंसी अपने पास लेके गई थी? वो सत्य बात था कि नहीं? वो जो एजुकेशन मंत्री था, जो शिक्षा घोटाला वाला मामला, उसमें मुख्यमंत्री को क्या जरूरत बोलने की? राकेश जी, राकेश जी, ईडी सीबीआई के निरपेक्ष है। अरे सुप्रीम कोर्ट, अरे आप लोग ठीक है, बहस को यहाँ पर विराम देते हुए समय इजाजत नहीं कर रहा है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। बहुत माफी के साथ आप दोनों को यहाँ पर रोकते हुए, बहुत माफी के साथ मैं रोक रही हूँ। राकेश जी माफी, विश्वजीत जी सो सॉरी, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ। कार्यक्रम को यहाँ पर हमें विराम देना होगा, लेकिन चुनावों से ये बात सीधे तौर पर स्पष्ट है कि मुद्दे गायब है। विकास, महंगाई, रोजगार, सुरक्षा आदि इन सब की बात ना होकर बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ तीखी चुनावी बाणों की। सीधी बात में आज के लिए बस उतना ही। नमस्कार।